इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के दिन पीएम मोदी की स्पीच का ये पुराना वीडियो है। ये वीडियो आज का नहीं है। अब आज के इस वीडियो को देखिए। The Vande Bharat scheme, a growing sports superpower, preferred destination for medical tourism, a major hub for aircraft and vessel repair, overhaul and maintenance, and these are just... अब आप कहेंगे इस वीडियो और पुराने वाले वीडियो में क्या अंतर है? अंतर है दोस्तों, उस वीडियो में वो कॉन्फिडेंस था जिसमें पीएम मोदी को लगा होगा कि ऐसे ही दिन रहने वाले हैं, लेकिन दिन ऐसे नहीं रहे। आज के वीडियो में डर दिखा। वो बताऊंगा डर क्या है पीएम मोदी के अंदर। डर से दूर जाने के लिए कैसे पहले से ही गुस्से की आग में जल रहे लोगों पर और घी डाल रहे हैं, वो भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इस वीडियो को आगे रखकर देखिए बीजेपी कैसे मोदी के डर को छिपाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी कहती है जैन अल्फा और पीएम मोदी के बीच अलग ही बॉन्ड है। लाल किले पर मुलाकात का मौका मिला तो जैन अल्फा में पीएम मोदी से हाथ मिलाने की होड़ मच गई। ये सिर्फ उत्साह नहीं, नए भारत की युवा पीढ़ी और देश के नेतृत्व के बीच बढ़ते जुड़ाव की तस्वीर है। ऐसा है तो फिर मोदी को नक्सल सोच की बात क्यों कहनी पड़ी? आखिर मोदी जी किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। दिमागी नक्सली वाले कौन हैं? युवाओं में इतना उत्साह, अगर देश के युवा इन्हें सम्मान दे रहे हैं, फिर दिमागी नक्सल की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है या बीजेपी का एक नेता बोल रहा है? क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का अभिभाषण है, देश के नाम संबोधन है, एक एक शब्द का मतलब है और आशा की जाती है कि हर एक शब्द तथ्यों पर आधारित हो। आखिर इन्हें दिमागी नक्सल की बात क्यों कहनी पड़ी? देश में हिंसा और अराजकता के रास्ते खोजे जा रहे हैं। क्या मोदी जी को यह इनपुट मिला है या फिर अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को कह रहे हैं? सवाल जो बेसिक तुमने पूछा है उसका जवाब तो हमारे पास है ही नहीं। अब फिर कोई सवाल नहीं उठाए, इसके लिए तुम पर एक्शन होगा। तो एक्शन किस पर हो सकता है? क्या मोदी जी के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले जैन जी और युवा दिमागी नक्सल हैं? सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले और जवाब मांगने वाले क्या दिमागी नक्सल हैं? क्या हमारे जैसे पत्रकार और बुद्धिजीवी दिमागी नक्सल हैं? क्या नालसर यूनिवर्सिटी के छात्र दिमागी नक्सल हैं? सरकार के दावों और वादों पर घेराबंदी करने वाले किसान क्या दिमागी नक्सल हैं? सरकार की शिक्षा और परीक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लाखों बेरोजगार युवा दिमागी नक्सल हैं? सरकार के साथ जो भी नहीं है, क्या वो दिमागी नक्सल है? और क्या अब इन सब से बचने के लिए मोदी जी इस देश में कुछ नया लेकर आने वाले हैं? क्या मोदी जी दिमागी नक्सलों को चेतावनी दे रहे हैं? खबरदार, अब सवाल किया
जवाब मांगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के दिन 76 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने 2047 के भारत के विजन की बात की, तमाम तरीके की बातें की, छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात करके अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले जैन अल्फा को बताने का प्रयास किया। लेकिन जब दोस्तों वो ऐसा कह रहे थे तो उसी दौरान संभल में एक दुखद हादसा हो गया। संभल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान एक स्कूल का छज्जा गिर गया, जिसमें 8 साल के बच्चे की मौत हो गई, 2 बच्चे घायल हो गए। दोस्तों, ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पर खड़ा एक दर्दनाक सवाल है। स्कूलों की हालत क्या इस देश में है वो किसी से छिपी नहीं है। कबाड़ खाने जैसे बने हुए हैं। सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर हैं, कहीं टीचर नहीं आ रहे, कहीं शिक्षकों की संख्या ना के बराबर है। सरकार अपने इन दायित्वों को निभा नहीं पा रही है तो हजारों स्कूलों को बंद करके अपने काम को उन्होंने खत्म कर दिया। मोदी जी लाल किले की प्राचीर से क्या कह रहे हैं? भारत को AI हब बना देंगे। अरे कैसे बनाएंगे? प्राइमरी स्कूलों के छात्रों पर आपका ध्यान ही नहीं, उसको आपने अपने पर छोड़ दिया। पेपर लीक से छुटकारा दिलाने के लिए मोदी जी के पास क्या कोई समाधान है? ये कह रहे हैं देश में कोचिंग कक्षाओं की कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हर परिवार को लगता है उन्होंने बच्चे को कोचिंग नहीं भेजा तो उनका भला नहीं हो सकता, इसलिए हमने छात्रों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने का निर्णय लिया है। हम युवाओं को निःशुल्क कोचिंग देने का नेटवर्क खड़ा करने वाले हैं, जो कि YouTube पे पहले से ही मौजूद है। क्या नया करेंगे बताएं? कोचिंग संस्थानों ने पेपर लीक को लेकर सवाल उठाए तो उन पर ही अलग तरह से नकेल कसना शुरू कर दिया गया। ऐसे देश का विकास नहीं होता है। अगर नहीं समझ में आया तो बाबा रामदेव जो आपके भक्त हुआ करते थे, उनके विचार को ही जान लीजिए। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। बाबा रामदेव हवा का रुख समझ गए हैं, आखिर व्यापारी जो हैं। वैसे गुजरात से आने वाले पीएम मोदी भी समझ रहे हैं कि देश का मिजाज इस वक्त उनसे कितना खफा है। तभी तो 76 मिनट की अपनी स्पीच में पहली बार उन्होंने चीन और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तभी तो पहली बार मोदी की स्पीच के दौरान कैमरा मोदी और जैन अल्फा पर फोकस रहा। तभी तो स्पेशली इन सब चीजों को बीजेपी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट कर रही है, बताने का प्रयास कर रही है जैन अल्फा और जैन जी तो उनके साथ है। डर ही तो है। नक्सल दिमाग की बात मोदी ने कर दी और एक तरह से गुस्से का इजहार कॉकरोच जनता पार्टी और उनसे जुड़े युवाओं के सामने किया। और इससे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ इस तरह से परिभाषित कर रहे हैं। इनके ना जेब में पैसे है, ना दिमाग में विचार है। ये तो मुल्क के लिए कुछ नहीं करते, हमारे को ही करना है,
वो जल्द वक्त आ रहा है, हम जरूर करके दिखाएंगे। मोदी सरकार की जेब में ना पैसे हैं और ना दिमाग में विचार। देश के लिए हमें ही करना है, जिसका वक्त जल्द आ रहा है। दोस्तों, खड़गे ने ऐसा यूं ही नहीं कहा, बल्कि जमीन पर दिख रहा है और जमीन पर लोग इस सरकार से गुस्से में हैं। दोस्तों, किसी भी सरकार की असली ताकत उसके भाषण में नहीं, बल्कि इस बात में होती है कि लोग उससे सवाल पूछने में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना बगावत नहीं होता, असहमति देशद्रोह नहीं होता, और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना किसी विचारधारा का प्रमाण नहीं होता। ये तो लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। सवाल यही है कि अगर देश का युवा सरकार के सामने रोजगार, परीक्षा, शिक्षा, पेपर लीक और अपने भविष्य का सवाल लेकर खड़ा है, तो उसे जवाब मिलेगा या उसे किसी नए नाम से पुकार दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इतिहास गवाह है, सरकारें तब कमजोर नहीं होती जब उनके खिलाफ सवाल उठते हैं। सरकारें तब कमजोर होती हैं जब वो सवालों का जवाब देने की बजाय सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा करने लगती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के भाषण में अगर विकास की बात होती है तो लोग विकास का हिसाब भी मांगेंगे। अगर 2047 का सपना दिखाया जाता है तो आज के स्कूल की हालत भी पूछी जाएगी। अगर AI हब बनाने की बात होगी तो गांव के उस बच्चे के स्कूल की छत भी पूछी जाएगी जहां पढ़ने के लिए उसे भेजा गया। देश का युवा सिर्फ तालियां बजाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, वो सवाल करेगा, अपनी नौकरी का सवाल करेगा, अपनी परीक्षा का सवाल करेगा, अपने भविष्य का सवाल करेगा, और सबसे बड़ी बात, वो ये सवाल किसी पार्टी के लिए नहीं, अपने लिए करेगा। इसलिए सरकार के सामने रास्ता बिल्कुल साफ है। सवालों से डरने का नहीं, सवालों का सामना करने का है। युवाओं के लेबल देने का नहीं, उन्हें जवाब देने का है। क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी सिर्फ इतनी नहीं थी कि अंग्रेज चले गए। आज़ादी का मतलब ये भी था कि देश का नागरिक अपने शासन से सवाल पूछ सके। और अगर आज कोई युवा लाल किले से निकलकर सिर्फ इतना पूछता है कि मेरे भविष्य का क्या होगा, तो उसे जवाब मिलना चाहिए, कोई ठप्पा नहीं। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज सवाल नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है जब सत्ता सवाल सुनना बंद कर दे। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को शिक्षित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है।